हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस कवर करने वाले हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर मतलब लगाए हैं आपने पेपर, आप उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग हर साइकिल में यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा गया ही है, हर शिफ्ट में, हर साइकिल में। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को कवर करना। तो वैसे भी हमारी सीरीज चल रही है, दैट इज टॉप 50 टॉपिक सीरीज, जिसमें हम उन टॉप 50 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं फ्रॉम पेपर टू कॉमर्स, जो कि आपके अपकमिंग दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग यानी कि मेरे पास जो पैसा है, यानी मेरे पास जो कैपिटल है, वो मुझे कहाँ लगाने चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिटर्न जो है वो निकाल सकूं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कैपिटल बजटिंग का कि हम इवैल्यूएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को हमारे लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, टेक और एक्सपेंशन के लिए। फोकस क्या होता है कैपिटल बजटिंग का कि हमें देखना है कि किस प्रोजेक्ट की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है या क्या पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है, ताकि हम इंश्योर करें कि मेरे जो रिसोर्सेज जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू बढ़ाने में, फर्म के शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने में, प्रॉफिट्स बढ़ाने में हेल्प कर सके। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यही आपके होती हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कैपिटल बजटिंग का, जो कि अभी हमने देखा कि सबसे पहले तो आपको मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर की वैल्यू को, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं। सिलेक्ट करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करे, कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, यानी कि अगेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना कि किसका कितना रिस्क है, किसमें कितने रिटर्न्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी किसके लिए जाएगी। मैनेज करना रिस्क को एफिशिएंटली, कि आइडेंटिफाई करो रिस्क क्या है, उसे एक्सेस करो कि रिस्क क्या है और फिर उसी हिसाब से आप प्लानिंग करो, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट्स में रिस्क तो एसोसिएटेड होगा ही होगा। ठीक है, कंट्रोल करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल नेचर का ही एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग के लिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के लिए, अपनी पोजीशनिंग मार्केट में स्ट्रेंथन करने के लिए आप कैपिटल बजटिंग करते हैं। प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन, जहां हम वेरियस प्रोजेक्ट्स को गैदर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो सारे प्रोजेक्ट्स की फिर स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, उनके ऊपर अलग अलग क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगाया जाता है, जैसे एनपीवी लगाया, ठीक है, आईआरआर लगाया या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगाया, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वो लगाकर हम देखते हैं कि किस तरीके के प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है। फिर हम देखते हैं कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ तो वहां से कितना कैश फ्लो मेरे पास आएगा। ये सब एक्सेस हम करते हैं इवैल्यूएशन वाली स्टेज पर। फिर हमारे क्राइटेरिया के बेसिस पर जो फिट बैठता है उसे हम सिलेक्ट कर और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका रिव्यू भी करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करके छोड़ नहीं देना है, रिव्यू भी करना है कि जो मैंने सोचा था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको कंपेयर किया जाता है, ताकि हम ये देख सके कि हमारे जो आने वाले डिसीजन है उनको लेकर हमें किस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है। मेन आज इस टॉपिक वीडियो का जो रहने वाला है आपका हाईलाइट, वो है मेथड्स। मेथड्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मेथड्स आपके दो हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रही हूँ आज से 10 साल पहले 100 रुपए में 10 चीजें आ जाती थी, लेकिन आज उसी 100 रुपए में मैं सिर्फ 3 यूनिट्स खरीद पा रही हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है कि 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है 10 साल के अंदर अंदर क्या हो गई, घट गई है। जहां मैं 100 रुपए में पहले 10 यूनिट्स खरीद रही थी, अब सिर्फ 100 रुपए में 3 यूनिट्स खरीद रही हूँ। तो परचेजिंग पावर जो है 100 रुपए की वो घट गई है। तो और ये होता ही है इन्फ्लेशन की वजह से आपके मनी की परचेजिंग पावर घट रही है हर साल। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं।
मॉडर्न मेथड जो है यहाँ हो गया नहीं कंसीडर करते हैं। मॉडर्न मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो इसी बेसिस पर कि कौन से मेथड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, कौन से नहीं कंसीडर करते हैं, हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स बना रखे हैं। तो ट्रेडिशनल में आपका आ जाता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये अकेला ऐसा मेथड है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को देखता है। बाकी जितने भी आप मेथड्स देखोगे वो सब कैश फ्लोज को देखते हैं। ये सिर्फ अकेला ऐसा मेथड है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को देखता है, ना कि कैश फ्लोज को। बाकी सब कैश फ्लोज देखते हैं। फिर आ जाता है ट्रेडिशनल में आपका पे बैक पीरियड, ठीक है। पोस्ट पे बैक मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पे बैक पीरियड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न में आ जाता है आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो वन बाय वन हम इन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, तो ये बेसिकली नॉन डिस्काउंटिंग है। नॉन डिस्काउंटिंग है तो समझ जाओ कि ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स आपके नॉन डिस्काउंटिंग होते हैं और मॉडर्न वाले आपके डिस्काउंटिंग होते हैं। ओके, तो नॉन डिस्काउंटिंग कैपिटल बजटिंग मेथड है जो कि एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स देखता है कि हर प्रोजेक्ट से हर साल कितने अकाउंटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। यानी मैंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था और या जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, तो हर साल में कितना एवरेज प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है एवरेज वो निकाल पा रहे हैं। तो ये आपके कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, या अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। ये नेट प्रॉफिट जो है आपका वो डेप्रिसिएशन के बाद वाला यूज करता है। इसे समझना, अंडरस्टैंड, कंप्यूट करना ईजी है। परसेंटेज में दिखाया जाता है। अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है। ये सब हमने देख लिया। लॉन्ग टर्म के लिए इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो कितने पीरियड में मुझे वापस मिल जाती है। अगर मान लो मैंने इनिशियली 10 लाख रुपए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो मैं देख रही हूँ कि ये 10 लाख रुपए वापस आने में मुझे कितना समय लग रहा है। अगर मान लो 6 साल लगते हैं मुझे 10 लाख रुपए वापस आने में, तो पे बैक पीरियड मेरा हो गया 6 ईयर्स। ओके, तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा उसको मैं चूज कर लूंगी। लेकिन मैं ये नहीं कंसीडर कर रही हूँ ना कि 6 साल बाद शायद 10 लाख की वैल्यू 10 लाख नहीं बचेगी, शायद क्या नहीं बचेगी। तो ये देखता है कि हाउ क्विकली जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आप रिकवर कर पा रहे हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शुरू में आपको इतना रिटर्न नहीं देते लेकिन बाद में जाके आपको रिटर्न देते हैं, यानी कि उनका रिकवरी पीरियड स्लो होगा, लेकिन जब एक बार उनका उन्होंने पेस पकड़ ली तो बहुत अच्छा देंगे आपको रिटर्न। लेकिन पे बैक पीरियड आपका पोस्ट रिटर्न पीरियड को देखता ही नहीं है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया और एनुअल कैश फ्लोज कितना मिल रहा है। तो अगर मान लो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का किया है और मेरा हर साल एनुअल कैश फ्लो कितना है, मान लो 1 लाख रुपए है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा पे बैक पीरियड, कि 10 साल के अंदर अंदर मैं अपने 10 लाख रुपए निकलवा लूंगी। तो जिसका क्विकर पे बैक पीरियड होगा उसको हम जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी अगर मान लो मेरे पास प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, इसका पे बैक पीरियड आ गया 10 साल, इसका है 8 साल, इसका है 13 साल, तो जाहिर सी बात है मैं प्रोजेक्ट 2 को एक्सेप्ट करूंगी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि उसमें मेरा पैसा जो है जल्दी वापिस आ जाएगा। नुकसान फायदे ये है कि भाई इजी है, फास्ट है और आप इंट्यूटिव है, आपके इंटेंट उस पर है। इग्नोर क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है, ये प्रॉब्लम है। और हम ये नहीं देखते कि 8 साल के बाद क्या मिल रहा है, यानी कि 10 लाख तो चलो 8 साल के अंदर रिकवर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है, वो हम इसमें नहीं देखते हैं। ठीक है, इनिशियल स्क्रीनिंग में तो इसका यूज किया जाता है, ये मतलब नहीं कर पाते हैं इसको, रिस्क प्रॉन हम इन्वायरमेंट नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर डिसीजन कैसे लिया जाता है, जिसका पे बैक पीरियड जल्दी आ जाएगा उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हमने प्रोजेक्ट 2 को किया। फिर आता है आपका दूसरा मेथड, दैट इज नेट। ये दोनों थे आपके नॉन डिस्काउंटिंग। अब आपके शुरू हो गए हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, जिसमें आता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, या जिसे हम एनपीवी बोलते हैं। ये देखता है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट, कि आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था और आज जो आपके पास कैश फ्लो आया है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि डिस्काउंटिंग टेक्निक है। आज 10 लाख की वैल्यू अगर 8 लाख है तो 8 लाख ही लिया जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है। अगर पॉजिटिव एनपीवी आया है आपका, यानी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे, नेगेटिव आया है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर यही चीज देखी जाती है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। ठीक है, अगर मान लो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 8 लाख है
और मैंने इनिशियली 10 लाख इन्वेस्ट किया था, तो यानी माइनस में आया वैल्यू 2 लाख, तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लेकिन अगर ये मान लो ये 18 लाख है और मैंने इनिशियली 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो ये पॉजिटिव 8 लाख आया, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो डिसीजन रूल क्या होता है, अगर आपका एनपीवी 0 से ज़्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, 0 से छोटा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कैश इनफ्लोज इन ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में डिस्काउंटिंग रेट क्या चल रहा है, मान लो डिस्काउंटिंग रेट कि हर साल पैसा आपका 5% से कम हो रहा है या 2% से कम हो रहा है, तो डिस्काउंटिंग रेट हो गया। टाइम पीरियड क्या है, कितने साल की आप बात करो और इनिशियली आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो ये सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई तो एक्सेप्ट कर लो, वैल्यू 0 से छोटी आई तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली वो डिस्काउंट रेट है जहां आपका एनपीवी 0 होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट होता है जहां एनपीवी 0 पड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अगर आपका आईआरआर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में उसकी अपनी भी कुछ कॉस्ट होगी, अगर मान लो उसकी कॉस्ट है 10%, तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% से ज्यादा है तो ही आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। यानी 18% है, 12% है, 11% है, 30% है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन 8 है, 9 है, 7 है तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जितना पैसा मैंने लगाया है उससे कम मैं कमाऊंगी तो कैसे चलेगा। ईजी है, कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है, कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास बहुत सारे आईआरआर्स आ गए, अगर मेरे पास आ गए 3 प्रोजेक्ट्स, 15%, 17%, तो सबका आईआरआर 10% से ज्यादा है, तो यहाँ पर वहां पर मल्टीपल आईआरआर्स आ जाते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल आईआरआर्स भी आ जाते हैं, तो फिर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन रूल क्या होता है कि सिंपल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, कम है तो प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये बेसिकली पे बैक पीरियड जैसा ही है, बस पे बैक पीरियड में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट कर रहे हो। तो रेशियो होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी अगर जैसे हम उसमें देख रहे थे कि अगर कैश फ्लोज हम देख रहे थे कि आपका हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका 10 लाख और हर साल आपको कितना पैसा मिल रहा है, उससे पे बैक पीरियड आता था। यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कैसे देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 8 लाख है मान लो कैश इनफ्लोज की, और मैंने इनिशियल 10 लाख इन्वेस्ट किया है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा, तो ये 1 से छोटा है तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जब वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबल होगा। यानी अगर ये 18/10 होता तो 1.8 वैल्यू आती, 1 से बड़ा होता तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है, 1 से वैल्यू छोटी है तो रिजेक्ट कर दो, 1 से बड़ी है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिसीजन रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सबके डिसीजन रूल भी आपको बताए हैं। फॉर्मूला क्या है कि भाई फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है और आपने इनिशियली एक्चुअली में इन्वेस्ट कितना किया है, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग मेथड्स को, टेक्निक्स को, कि किस तरीके से आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लानिंग हैम्पर होती है अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए और आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ उसे अडेप्ट कर लिया तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे उससे भी कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को ध्यान में रखना जरूरी है। डिमांड को फॉरकास्ट करो कि भाई डिमांड जो है अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट्स के रिटर्न जो है उस मार्केट कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, तो डिमांड कंडीशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। आपके कॉम्पिटिटर्स कैसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहेंगे। किस तरीके का आपका मैनेजमेंट है, क्या आप रिस्क को लेने से डरते हैं या रिस्क को लेने के लिए रेडी रहते हैं, क्या आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं या बस बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं। मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। और फिर कैश फ्लो कंसिडरेशन, आप क्या कंसीडर कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, या आप देख रहे हैं कि चलो ठीक है भले शुरू में मुझे उतना पैसा ना मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट मुझे देगा, लॉन्ग टर्म में जो प्रोजेक्ट्स मुझे बेनिफिट देंगे मुझे वो चूज करना है। तो ये कैश फ्लो कंसिडरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं, आपको याद रखना है कि कौन से मेथड्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, कौन से मेथड्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और ये सब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, डिसीजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको डिसीजन रूल भी सबके बता दिए हैं।
तो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक दैट डाउट। ओके, चलिए, अगर आपको लगता है कि दिसंबर 2025 का एग्जाम आपके लिए नहीं है, आप जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च कर दिया है आपका प्रीमियम गोल्ड पैकेज। बहुत डिफरेंट है बिकॉज ये आपके प्रीवियस पैकेजेस से अलग है। इस बार का जो मॉक टेस्ट होगा वो मॉक ट्रैकर के साथ आएगा, यानी आप हर मॉक टेस्ट के साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ में आपके शहर में कराए जाएंगे 4 CBT बेस्ड एग्जाम, ताकि आप मेंटली भी प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले। अगर आप कॉमर्स के साथ लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन सभी बेनिफिट्स को उठा सकते हैं एट 1250 पर मंथ। और अगर आप बेसिक पैकेज लेना चाहते हैं जो अभी तक आपको दिया जा रहा था, वो भी आप ले सकते हैं एट 1084 पर मंथ विद पेपर 1 एंड कॉमर्स। अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नोट्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर जाकर उसे भी अवेल कर सकते हैं। और अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया लेवल के जेआरएफ टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री, जहां आप लाइव टेस्ट देकर अपनी रैंकिंग देख सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंकिंग क्या है और कैसी है। कैसा लगा वीडियो, हाउ डू यू लाइक इट, व्हाट इज योर फीडबैक, ये कमेंट करना मत भूलना। और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको सभी वीडियोस की, सभी नोटिफिकेशंस की यहीं देखने को मिलती है। और जेआरएफ अड्डा को आप फॉलो कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑफिशियल हैंडल्स। ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, जस्ट अ मोमेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको अभी देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया लेवल के फ्री जेआरएफ टेस्ट, तो ऐप डाउनलोड करोगे तभी इन टेस्ट का एक्सेस आपको मिल पाएगा। तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप एंड अटेम्प्ट योर टेस्ट नाउ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं जरूर उस डाउट को कैटर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।